स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फ़ोन से स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 3rd का स्टोरी बताऊंगा मैं आपको एक वीडियो में, कंप्लीट चैप्टर। और मैंने ऐसे ही 2nd चैप्टर की भी बनाई है जो लेटेस्ट वीडियो हमने डाली थी अपने चैनल फ़ोन से स्टडी पे। तो वो वीडियो में भी मैंने एक ही चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रखा है। आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है हर एक पॉइंट की ब्रीफली। अगर आपको मेरी ऐसे डिटेल्ड वीडियो से कुछ ना मतलब कुछ कमी रह गई हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 8th के हिस्ट्री का चैप्टर 3rd है, उसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मीनिंग मैंने बताया था जब मैं करा रहा था। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके, गांव वाले क्षेत्र। ठीक है, गांव वाले क्षेत्र। अब उसमें ही जो पहला टॉपिक था वो था कि कंपनी बिकम्स द दीवान। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द कंपनी बिकम्स द दीवान, कि जो कंपनी है वो दीवान की पोस्ट मिल जाती है उन्हें। तो वो दीवान की पोस्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो दीवान की पोस्ट होती है वो जब वो पोस्ट मिल जाती है तो जो प्रशासनिक जो खर्चों का काम होता है ना, जो एक्सपेंसेस, जो इनकम आ रही है, जो खर्चे हो रहे हैं, वो पूरा देख रेख किसके अंडर होता है? दीवान के अंडर। ठीक है, तो वो पोस्ट इनको मिल गई, किन्हें? कंपनी को। अब जब इनको ये पोस्ट मिल गई तो आपको पता है जो कंपनी थी ये व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, लेकिन बाद में जो इनका उद्देश्य हो गया था वो राजनीतिक उद्देश्य हो गया था। क्या? राजनीतिक उद्देश्य। और राजनीतिक उद्देश्य जब इन्होंने अपने पूरे करने शुरू किए तो फिर उस हिसाब से ये अपनी मनमानी करने लगे। वो मनमानी कैसी थी वो मैं आपको बताऊंगा। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब जो दीवान की पोस्ट मिलते ही ना, जैसे ही जो भी सरकारी इनकम आ रही थी वो किसकी इनकम हो रही थी? कंपनी की। किसकी? कंपनी की। तो कंपनी सोच रही थी जो सरकारी बोलते हैं ना, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो सरकारी माल यानी कि अपना माल, कि सरकार का जो पैसा अपना ही तो है। तो वो ऐसे उनके लिए था कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो हमारा है, जितना मर्जी खर्च करो, अपना ही तो है, किसका है, कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसका ना उन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया। मिसयूज जैसे अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए उस पैसे को लगाया कहीं पे भी, और इसी हिसाब से ये करते रहे। फिर ना आगे चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखो इन्होंने खर्चे तो अपने व्यापारिक हितों पे लगाए, लेकिन ना धीरे धीरे जो यहाँ के, कहाँ के? इंडिया के, और खास तौर पे बंगाल के जो किसान थे उनकी जो खेती करने की पद्धति थी वो इम्प्रूव नहीं हो पाई। इम्प्रूव मतलब बढ़ नहीं पाई, विकसित नहीं हो पाई। इस वजह से वो पुराने ढर्रे पर ही रह गए। और ये जो थे कंपनी, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे? पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे अपने ट्रेड में। ठीक है, अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने में, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, प्राथमिक क्षेत्र था, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं हम इसे, वो पीछे रह गया था। और इसी को इम्प्रूव करने की इन्होंने अब सोची। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या सोचा मैं वो अब आपको बताता हूं। इन्होंने एक सेटलमेंट बताया, जैसे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर है, इसमें उन्होंने एक सेटलमेंट बताया था। उस सेटलमेंट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट। क्या नाम था? परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में किसने इंट्रोड्यूस किया था? बंगाल के गवर्नर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे परमानेंट सेटलमेंट में। और इसमें कहा गया था कि जो भी जमींदार है, जमींदार को ना एक अमाउंट जमा करने के लिए कहा जाता था। जैसे कि एक निश्चित टाइम दे दिया कि इस तारीख को इतने बजे तक आपको इतने पैसे हमें देने हैं। ये सब मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बहुत बार बताया। आपको वो अगर आपको ये चीजें क्लियरली समझनी है, क्लैरिफाई करनी है हर पॉइंट को, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस देखो। मैं आपको इधर थोड़े ऊपर बोलते हैं ना, मोटा मोटी बता रहा हूँ, वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, आपको ऊपर से समझ में आ जाए। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि कंपनी को कहा गया, कंपनी ने जमींदारों को कहा कि आप जो है, आप हमको इस तारीख को इतने बजे तक हमें इतने अमाउंट लाके दोगे, आपको हम जमींदारी दे रहे हैं। ठीक है, इस गांव की। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, अगर आप ये करने में असमर्थ होते हो, तो आपसे जमींदारी हम वापस ले लेंगे। ठीक है, और आपकी संपत्ति पर भी अपना अधिग्रहण कर लेंगे। अधिग्रहण का मतलब है कब्जा। क्या मतलब है? कब्जा। लेकिन अब देखो धीरे धीरे तो ये चलता रहा, लेकिन आगे जाके ना इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए। जमींदारों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई कि नहीं यार, यह हमारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अब देखो द प्रॉब्लम,
उन्होंने कहा नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। क्या कहा? नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जमींदारों को कहा कि परमानेंट, पहले तो परमानेंट सेटलमेंट बनाया, उसमें कहा कि आप किसानों को पैसा दो, किसानों को खेती करने के लिए पैसा दो, जो उससे फसल आ रही है, उसका उत्पादन हो रहा है, उसको बेच के जो पैसा अमाउंट आ रहा है वो हमें जमा करो, कंपनी ऑफिशियल्स को दो। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमींदार थे वो तैयार नहीं थे किसमें इन्वेस्ट करने में, किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में निवेश करने के लिए वो तैयार नहीं थे। जमींदारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जमींदार तैयार नहीं थे और इसी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इन्होंने इन्वेस्ट करने से तो मतलब इनकी तो वो बोलते हैं नहीं, आनाकानी कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है, या फिर इसमें प्रॉफिट नहीं है, इस काम में हम कर तो रहे लेकिन प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी ने एक और फिर सेटलमेंट बनाया। प्रॉब्लम थी वही चीज मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये थी कि वो ग्रो नहीं कर पाया। क्या? एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो ग्रो नहीं कर पाया। और फिर अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, और इसी को इस मुद्दे के मद्देनजर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक नया सेटलमेंट बनाने का सोचा। पहले तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जब अनसक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना, जितने दिन चलना था चल गया, लेकिन आगे जाकर जब अनसक्सेसफुल हो गया तो इन्होंने एक नया सिस्टम बनाने का सोचा। और वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम था महालवाड़ी सेटलमेंट। क्या था? महालवाड़ी सेटलमेंट। अब इसमें जो महाल वर्ड आ रहा है, उस महाल का मतलब है गांव। क्या मतलब है? गांव, विलेज, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो गांव के जमींदार हैं, जो गांव के जमींदार हैं, जो गांव के मुखिया हैं, ये काम हम उन्हें सौंप रहे हैं। हर गांव में एक कलेक्टर को भेजा जाता था, एक मतलब एक पैसा इकट्ठा करने वाले को, लगान वसूलने वाले को भेजा जाता था, और हर गांव के मुखिया से लगान वसूल के लाके देने के लिए कहा जाता था कंपनी ऑफिशियल्स को। ये था महालवाड़ी सेटलमेंट के तहत, ठीक है। इसी में आगे चलकर एक मुनरो सिस्टम आया। मुनरो सिस्टम के तहत क्या था कि ये महालवाड़ी सेटलमेंट काम कर रहा था अपना। तो इधर एक थॉमस मुनरो नाम के, ये जो मुनरो सिस्टम है, ये एक थॉमस मुनरो नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने ना ये महालवाड़ी सेटलमेंट में एक चीज को ऐड किया। वो ऐड क्या था कि जैसे कि ये महालवाड़ी सेटलमेंट में ये पैसे वो गांव से इकट्ठा करने लगान, तो ये जाते थे मुनरो सिस्टम। ये पहले छोटे स्केल पर इन्होंने शुरू किया, तो इस छोटे स्केल को करते बढ़ा के इन्होंने कहा कि इसको आप धीरे धीरे और बढ़ाइए। मतलब जैसे ही बंगाल में था तो बंगाल से इन्होंने और स्टेट में ले जाने के लिए कहा। और मुनरो सिस्टम जो था, इसकी खास बात यह है कि ये जो साउथ इंडिया है अपना, साउथ इंडिया मतलब जो दक्षिणी भारत है अपना आज का, वहां पर इसको ज्यादा, जैसे कि मद्रास, उस टाइम में मैसूर कहते थे, मैसूर, मद्रास, ये सब जो क्षेत्र थे साउथ इंडिया में आते थे। तो यहां पर ये ज्यादा सिस्टम फैला। कौन सा? मुनरो सिस्टम, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या? रैयतवाड़ी में रैयत वर्ड जो है, रैयत का मतलब है किसान। क्या मतलब है? किसान। रैयत वर्ड अगर आपने सुना तो रैयत का मतलब है किसान। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम में था कि पहले सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो लगान वसूली का काम है और जो जमा कराने का काम है वो किसका है? वो काम है जमींदार का। लेकिन जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था उसमें जो ये काम है वो किसका है? वो डायरेक्ट, अब जो कंपनी का और जो एक किसान का जो लिंक था वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया था, एक लिंक बन गया था। जो एक किसान था और एक कंपनी और किसान दोनों इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गए थे। पहले क्या था? एक इनडायरेक्शन था, इनडायरेक्टली था, बीच में एक जमींदार था। लेकिन रैयतवाड़ी सेटलमेंट में एक जमींदार, कोई भी जमींदार नहीं है, ठीक है। और इसके साथ कई प्रॉब्लम्स भी थी कि अब देखो, उन्होंने पैसे तो दिए, कंपनी ऑफिशियल्स लिंक वो उनसे अटैच थे बिल्कुल, किससे? किसानों से। और उनको पैसा देते थे, बोलते थे आप इस चीज की खेती करो और जितना भी उत्पादन होता है उसका एक निश्चित हिस्सा हमें दो, लगान के रूप में हमें चाहिए फसल का एक निश्चित हिस्सा, जो उसका अमाउंट होता है, ठीक है, सेलिंग अमाउंट, जो बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसमें से एक निश्चित हिस्सा हमें चाहिए, बाकी का जितना बचता है वो आप रखो अपनी इनकम के तौर पे। तो
इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, जो गरीब किसान होते थे, वो फंस जाते थे बेचारे। अब मान लो उनके पास फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो फसल उगाएंगे नहीं जब तक, तो वो पैसे कैसे देंगे आगे, ठीक है। तो पहले उनको फसल उगाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो पैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके पैसे कहाँ से आए? तो मान लो आसपास के किसी साहूकार, महाजन वगैरह, जो पहले के टाइम में जो साख के अनौपचारिक स्रोत कहते हैं उन्हें, कि जहां पर जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं जहां से हम क्या लेते हैं, उधार। अगर हमको मैं आपको कॉमन भाषा में बोलूं तो बोलते हैं उधार। तो वो उधार लेते थे, ठीक है, उधार लेते थे। और अगर ये जो महाजन और साहूकार थे, इनकी सबसे एक गलत बात क्या थी? वो गलत बात ये थी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अमाउंट पर, हर एक अमाउंट पर, चाहे किसी ने 10,000 का मतलब उधार ली, 10,000 रुपए फसल उगाने के लिए पैसे लिए, लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ा के देते थे, 5%, 4%, 6% ऐसे। तो ना किसान बेचारा नहीं चुका पाता था। अगर फसल ही ठीक ठाक नहीं हुई तो जो पैसे लिए हैं वो वापिस कैसे देगा? और इस चक्कर में ज़्यादातर किसान जो अपने गाँव थे वो छोड़कर चले जा रहे थे, ठीक है, छोड़कर जा रहे थे कि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम इस गांव में रहकर क्या करेंगे? और यही प्रॉब्लम थी रैयतवाड़ी सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप क्या है कि यूरोप के लिए जो फसलें थी वो कौन कौन सी फसलें थी? अब देखो, यूरोप में मैंने आपको बताया था कि औद्योगिकरण हुआ था 18वीं शताब्दी में। तो उसमें उनको कपड़े के लिए जूट चाहिए थे, कॉटन चाहिए था, और शुगर केन चाहिए थी अपने उद्योगों को चलाने के लिए, जो खाद्य उद्योग थे उनको चलाने के लिए। तो देखो, जूट बंगाल में उत्पादित किया जाता था, टी असम में उत्पादित किया जाता था, शुगर केन जो था वो कहाँ उत्पादित किया जाता था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उस टाइम में, उत्तर प्रदेश आज के टाइम में हम कहते हैं। बिहार में तो वैसे कुछ खास नहीं था। बिहार के इशू में आपको इससे नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा बिहार में क्या चल रहा था। उसके बाद इधर किधर अपना मद्रास में क्या किया कि इन्होंने गन्ने का उत्पादन यूपी में, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जैसे जैसे किताबें पढ़ोगे, मेरे को अभी कंप्लीटली याद नहीं है सारे, तो मैंने आपको 3 बताए, अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें और आपको बताएंगे वो, ठीक है। तो ये तो यूरोप थे, यूरोप के लिए क्रॉप्स थे, फसलें थी ये सारी, ठीक है, फसलें ये सारी थी। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडिगो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिगो का उत्पादन, वो भी इंडियन इंडिगो की क्यों डिमांड थी? इंडियन इंडिगो, इंडिगो का मतलब नील होता है, और इंडिया में इंडिगो का उत्पादन नहीं होता था इससे पहले। और ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है व्यापारिक फसलें। क्या होता है? व्यापारिक फसलें। इंडियन इंडिगो की डिमांड इस वजह से अच्छी, मतलब ज़्यादा थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत ही सप्लायर था। अगर इंडिया में इसका उत्पादन होता तो यहाँ की जो जलवायु थी, वेदर फोरकास्ट जिसे कहते हैं, वो उसके अनुकूल था, ठीक है, उसके अनुकूल था, और यहाँ पर उसका बहुत बढ़िया उत्पादन होता अगर यहाँ पर उत्पादन करती। अगर यहाँ के लोग यहाँ के जो किसान हैं वो अगर उत्पादन करते तो इसका बहुत बढ़िया उत्पादन होता है यहाँ पे। और इसीलिए जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने फोर्स किया कि आप यहाँ पर इंडिगो का उत्पादन करो। अब इंडिगो एक कॉमर्शियल क्रॉप है, बेनिफिट रहेगा हर एक ऑफिशियल्स को भी और जो किसान है उसको भी। लेकिन इंडिगो के बहुत नेगेटिव पॉइंट भी थे। पॉजिटिव पॉइंट तो ये था कि प्रॉफिट बहुत रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, हाई प्रॉफिट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो खत्म हो जाएगी। मिट्टी की उर्वरता मतलब अगर आप किसी खेत में इंडिगो का उत्पादन कर रहे हो, इंडिगो की फसल लगा रहे हो, नील की फसल, तो वो जो खेत की उर्वरता है वो खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, उस क्वालिटी की फसलें नहीं हो पाएगी फिर बाद में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, और इसीलिए जो ब्रिटेन है वो कहाँ आता है? इंडिया में आता है। ब्रिटेन की जो पूरी नजरें वो इंडिया पे है। क्यों? इंडिगो के लिए। ये इंडिगो का उत्पादन होगा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, फिर बाहरी देशों में व्यापार करेंगे इसका और मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके बुक के पॉइंट से। इसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी वाइज मैंने समझाया है कि जैसे जैसे एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट स्टोरी जैसे चलती रहती है आगे। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन जब इंडिया की ओर आता है तो इन्होंने यहाँ पर अब क्या किया कि सभी अब हर स्टेट में कह रहे हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप का उत्पादन करो, इंडिगो का। और इसी को लेकर बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, आपने सुना होगा, चंपारण जिला। वहां पर
वहाँ के जो किसान होते हैं वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं कि आप नील का उत्पादन करो। किसका? नील का। किसानों को बोला जाता है कि आप नील का उत्पादन करो, और ये बहुत ही मुनाफे वाला है, ये सौदा खराब सौदा नहीं है, इसमें मुनाफा भी है। ये एक नेगेटिव पॉइंट था कि खेती की उर्वरता खत्म हो जाती थी, और इसी को लेकर किसान नहीं मानते थे, और एक तरह से शोषण हो रहा था। बाद में जाकर उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाने लगा कि आपको करना है और नील का ही उत्पादन करना है, ठीक है। और इसी के खिलाफ किसानों ने विद्रोह चलाया, प्रोटेस्ट किया, और इसी को लेकर 1917 में, कब? 1917 में ये जो गांधी जी थे, गांधी जी वहां गए थे किसके लिए? इस आंदोलन को आगे बढ़, नील सत्याग्रह करने, नील उत्पादन को रोकने के लिए। वो जो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ वो आंदोलन करने के लिए गए थे। कहाँ पे? चंपारण में। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर मैंने यहाँ तक आपको कवर करा दिया है, और मेरे को जो लग रहा था कि जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको बताई अपनी तरफ से। अगर आपको लगा, अगर थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ सर आपने थोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया ढंग से हमें समझाया, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा चैनल अभी ब्रांड न्यू चैनल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हमें सपोर्ट करें। और हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप हमें कमेंट करके बताया करें कि क्या रिस्पॉन्स है हमारा आपके तक, हमारा जो भी चीज़ है वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो हम कंटेंट दिखाते हैं आपको, ठीक है। कंटेंट से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर कुछ भी नया चीज़ें ऐड करके आपको और बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से वही बात। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।